का खर्च चुका दूंगी, ठीक है। मैंने उसकी बेतुकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी बगल से एक हाथ बढ़ा और मेरे मोबाइल की स्क्रीन ढक दी। मैंने ऊपर देखा तो सामने जी बोदा खड़ा था। मन ही मन मैं हंस पड़ा। आखिर यह कमीना भी आ ही गया। ऊपर से देखने पर भले ही हमारा कोई रिश्ता न हो, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वह मेरे पिता की नाजायज औलाद था। मेरे पिता की मौत के बाद मैंने सबके विरोध के बावजूद उसी रात उनका अंतिम संस्कार करवा दिया था। जब तक जी बोदा खुद को उनका बेटा बताकर जायदाद में हिस्सा मांगने पहुंचा, तब तक मेरे पिता सिर्फ राख के एक डिब्बे में बदल चुके थे। अब उसके पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि वह मेरे पिता का बेटा है। वह बस बेबस होकर मेरे पिता की सारी संपत्ति मेरे हाथों में जाती देखता रह गया। अगर मेरे पिता ने मरने से पहले उसे काफी फायदे न दिए होते तो वह आज इतनी आराम की जिंदगी भी नहीं जी रहा होता। और मेरी पिछली जिंदगी में जो मौत हुई थी वह भी उसी और लियू रुयान की मिली भगत का नतीजा थी। जी बोदा मुस्कुराते हुए बोला, भैया ऐसा मत कीजिए, बस एक कार ही तो है, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये खूबसूरत लड़की रो रो कर बुरा हाल किए हुए है, आपको जरा भी उस पर तरस नहीं आता? मुझे नहीं लगता कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है। फिर उसे इतना डराने की क्या जरूरत है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग यही कहेंगे कि हमारा शू परिवार किसी को माफ करना नहीं जानता। इससे आपकी बदनामी भी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम इस लड़की का साथ देना चाहते हो तो इसकी तरफ से सारा मुआवजा तुम भर दो। जी बोदा तुरंत बोला, भैया मैंने कब कहा कि मैं इसकी तरफ से पैसे दूंगा? मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ माफ किया जा सकता वहाँ माफ कर देना चाहिए। पिताजी भी तो हमेशा यही कहा करते थे। उसकी बेशर्मी पर मुझे हंसी आ गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, पहली बात, मेरे पिता तुम्हारे पिता नहीं है, इसलिए उन्हें अपना मत कहो। दूसरी बात, मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। तीसरी बात, अगर आज किसी ने मेरी कार तोड़ दी और मैं उससे मुआवजा भी न लूं तो कल कोई मेरी कोठी तोड़ देगा। फिर परसों क्या होगा? क्या मैं अपनी कंपनी भी किसी से टुड़वा दूं? जी बोदा बोला, आप इतने अमीर हैं, थोड़ा सा सह लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं अमीर हूँ, बीमार नहीं, और वैसे भी तुम्हारे पास भी पैसे हैं। अगर तुम्हें इस पर इतना तरस आ रहा है तो इसकी भरपाई तुम ही कर दो। ये सुनते ही जी बोदा ने तुरंत कहा, ठीक है, शायद मुझे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। उसकी बात सुनकर लियू रुयान का चेहरा उतर गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। अब तक आसपास भीड़ और बढ़ चुकी थी। कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ तो लाइव भी कर रहे थे। आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वह धीरे से मेरी तरफ बढ़ी और विनती भरे स्वर में बोली, ल्यूनियन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हो? उसकी बात सुनकर मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे यकीन दिलाने का कोई तरीका है तो अब खुद को साबित करके दिखाओ। लियू रुयान ने राहत की सांस ली और तुरंत बोली, क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? ये एक राज है, इसे किसी दूसरे के सामने नहीं बताया जा सकता। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह क्या कहने वाली है, इसलिए मैंने मना नहीं किया, बल्कि जाने के लिए उठ चुके जी बोदा को रोकते हुए कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? आओ साथ चलकर तमाशा देखते हैं। वैसे भी तुम्हें तो सबसे ज्यादा यही पसंद है। जैसे ही हम प्राइवेट रूम में दाखिल हुए, लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत बोल पड़ी, ल्यूनियन, मुझे पता है कि बाहर इतने लोग थे, इसलिए तुम सबके सामने यह मानने में शर्म महसूस कर रहे थे कि तुम मुझे देखते ही मुझसे प्यार कर बैठे हो। अब यहाँ कोई बाहरी नहीं है, तुम्हें अपनी भावनाएं दबाने की जरूरत नहीं है। मुझे ध्यान से देखो, आज मैंने